अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम है अली रजा। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार और मशकूर हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ड्रामा सीरियल क़यामत की लास्ट एपिसोड इतनी ज्यादा बोरिंग और इतनी ज्यादा पथेटिक क्यों है और इस एपिसोड में होने वाली गलतियाँ और बोंगियाँ। लिटरली जब मैं ये एपिसोड देख रहा था तो मैं बहुत ही हैरान हो रहा था कि इतनी बड़ी और फेमस कास्ट वाला ये ड्रामा और पाकिस्तान के नामवर टेलीविजन पर टेलीकास्ट किए जाने वाला ये ड्रामा बहुत सारी बेसिक मिस्टेक से बड़ा पड़ा है। मतलब कि इनको कोई सजेस्ट करने वाला भी नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर करता जाऊं कि इस पूरे ड्रामे में जवाद का क्या कसूर था। जवाद ने इफ्रा की बहन समरा की जिम्मेदारी अपने सर ली थी। जवाद ने इफ्रा से कहा था कि मैं तुम्हारी बहन को अपनी बहन बनाऊंगा और मैं समरा बाजी के साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं होने दूंगा, लेकिन जवाद अपने इस कहे को निभा ना सका और समरा की हिफाजत ना कर सका। समरा राशिद की वजह से इस दुनिया से चली गई। लेकिन अब इस पूरे ड्रामे में इफ्रा ने जवाद से ये नहीं पूछा कि तुमने उस वक्त मुझे दिलासा दिया था कि मैं तुम्हारी बहन की हिफाजत करूंगा। अब अगर यहाँ पर इफ्रा जवाद से ये कहती कि राशिद नहीं बल्कि तुम मेरी बहन के कातिल हो, तो ड्रामे की लेंथ और ड्रामे की स्टोरी बहुत ही मजबूत हो जानी थी। लेकिन इसके बरक्स लास्ट एपिसोड में भी जवाद को कसूरवार इसलिए ठहराया जा रहा है कि जवाद ने इफ्रा से कहा था कि तुम राशिद भाई से शादी कर लो। जवाद ने इफ्रा से कहा और इफ्रा फौरन राशिद से शादी करने पर राजी हो गई। यानी इफ्रा रोटी को चोची कहती थी। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दें। और मैं यहाँ पर आपको बताता जाऊँ कि इफ्रा ने जवाद के कहने पर नहीं बल्कि अपनी माँ के कहने पर राशिद से शादी की थी। इस तरह फिर इस मामले में भी जवाद का कोई कसूर नहीं निकलता। बस वैसे ही पूरी एपिसोड में जवाद को मुजरम ठहराया जा रहा है। जवाद से इन्होंने अरूज भी छीन ली और जवाद को बेआसरा छोड़कर ड्रामे की एंडिंग कर दी गई है। यानी जो ड्रामे में पॉजिटिव सेंस और पॉजिटिव किरदार रखने वाला कैरेक्टर था, उसके साथ आप ऐसा रवैया इख्तियार कर रहे हैं। अब मुझे जो इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड में सबसे बड़ी मिस्टेक नजर आती है वो ये कि राशिद उस सुनसान और वीरान जगह से बच के कैसे निकल आया। आतिफ ने राशिद को एक जंगल में छोड़ा था जहाँ सिर्फ बिच्छू और सांप थे। ऐसी बियाबान जगह से राशिद का बच के निकलना बिल्कुल नामुमकिन सी बात थी। अब ये बात समझ में आती है कि राशिद को जिंदा रखना था। अब राशिद को क्यों जिंदा रखना था वो मैं आगे जाके आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आप लास्ट एपिसोड में दिखाते तो सही राशिद आखिर हॉस्पिटल में कैसे पहुँच गया। आप पहले सीन में दिखा रहे हैं कि राशिद खून में लथपथ अपनी जिंदगी के सारे काले करतूत याद करके रो रहा है और दूसरे ही सीन में आप राशिद को हॉस्पिटल में पड़ा हुआ दिखा देते हैं। ये तो होगा। अरे भैया ये ड्रामा है, कोई फिल्म नहीं है जिसमें आप इतनी बड़ी बड़ी छोड़ना शुरू कर दें। ड्रामे में आपको एक एक सीन अच्छी तरह एक्सप्लेन करने का मौका मिलता है। यहाँ पर डायरेक्टर को चाहिए था कि 1 या 2 एपिसोड इस ड्रामे की इंक्रीज करके एक एक सीन को अच्छी तरह एक्सप्लेन करता। पहले भी तो इतनी एपिसोड बगैर किसी स्ट्रॉन्ग लेंथ के आ ही रही थी। कभी आप जवाद को बाहर भेज रहे हैं, कभी उसे वापस बुला रहे हैं, तो 1 या 2 एपिसोड में आपका क्या जाना था। राशिद का सुधरना बिल्कुल भी मुझे रियलिटी से बिलोंग करता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि जिस तरह राशिद और आतिफ की मुकाबलाबाजी जारी है, जिस तरह राशिद बेआसरा पड़ा हुआ है, इस हालत में तो लोग सोचते हैं कि एक दफा मैं यहाँ से बच के निकल जाऊँ, फिर मैं सामने वाले की बैंड बजाऊंगा। अगर राशिद को सुधारना ही मंजिल मकसूद था तो आप राशिद को उस वक्त सुधारते जब परी राशिद को धोखा देकर गई थी। जो अल्फाज परी ने राशिद से कहे थे कि तुम किसी भी लड़की के काबिल नहीं हो, अगर फ्लैशबैक सीन में राशिद को यही अल्फाज याद करते हुए दिखाया जाता तो बिल्कुल सही अक्स पड़ना था कि कोई इंसान का बच्चा सुधर रहा है। जब राशिद हॉस्पिटल से घर आता है तो जवाद और इफ्रा को बुलाता है और इन्हें कहता है कि तुम एक दूसरे से शादी कर लो। जब इफ्रा राशिद से कहती है कि मैं जवाद से शादी नहीं करना चाहती, तो राशिद इफ्रा और जवाद से गुस्से में कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। अरे भाई तुम्हें किस बात का गुरूर है? एक तो तुम शर्मिंदा हो कि मैंने सबके साथ बहुत गलत किया और ऊपर से तुम अपना घमंड दिखा रहे हो जैसे तुम किसी पर एहसान कर रहे हो। सबसे पहले तो आप इस बच्चे को वापस करें जिनसे आप जबरदस्ती छीन कर लेकर आए हैं। ड्रामे में साफ जाहिर होता है कि ये बच्ची समरा की नहीं है, क्योंकि जिस वक्त भी इस बच्ची को दिखाया गया है ये बच्ची रो ही रही होती है। लास्ट एपिसोड में हम 95% राशिद पर ही फोकस कर रहे हैं और इसी चक्कर में आपने अरूज को भी फ्याज का ख्याल रखते हुए ना दिखाया और राशिद का दोस्त जिस बेचारे का कोई कसूर नहीं था और आतिफ उसे फैंटी लगाया जा रहा था, उस बेचारे को भी ना दिखाया कि वो जिंदा भी बचा है कि नहीं। आतिफ ने राशिद पर अटेम्प्ट ऑफ मर्डर किया है। इस तरह फिर इस ड्रामे में आतिफ का भी अंजाम दिखाना चाहिए था। जवाद अपने भाई की मजदूरी का बदला आतिफ से लेता, आतिफ के खिलाफ FIR दर्ज करवाता और आतिफ को सलाहों के पीछे बजवा कर ही दम लेता।
अब आप मुझसे कहेंगे कि राशिद ने भी तो आतिफ को मारा था। मारपीट करने में और किडनैप करके वीरान और सुनसान जगह में फेंक देना, दोनों में बहुत ही फर्क है। और ऊपर से आप सबसे बड़ी बेवकूफी देखें कि राशिद से ना ही राशिद की माँ, ना ही राशिद का बाप और ना ही जवाद ने किसी ने भी ये नहीं पूछा कि तुम्हारे साथ हुआ क्या था, तुम्हारी ये बदतर हालत किसने बनाई है। और कोई पूछता ना पूछता राशिद की माँ तो राशिद से पूछती है तुम्हारी ये हालत किसने बनाई है। यानी बेटा जिंदगी भर के लिए माजूर हो गया और माँ बाप ने बेटे से पूछने की जहमत तक न की कि तुम्हारे साथ हुआ क्या था। ये सब की सब थी क़यामत ड्रामे की लास्ट एपिसोड में मौजूद कुछ मेजर मिस्टेक्स। अब मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्यों राशिद को जिंदा रखा गया और ड्रामे की एंडिंग बकवास और फजूल कर दी गई। यहाँ पर एक्टर की पॉपुलैरिटी को मद्देनजर रखकर कहानी का तयन किया गया है। यानी एहसन खान एक फेमस एक्टर हैं, उन्हें तो फिर जिंदा रखना ही रखना था, जो मर्जी हो जाए। ड्रामे की कहानी और ड्रामे का कंटेंट जाए बाढ़ में। राशिद का इस ड्रामे में नेगेटिव रोल था और राशिद ने बहुत सारे गुनाह भी किए थे, लेकिन इसके बावजूद भी आप लास्ट एपिसोड में राशिद को दुनिया भर की सारी सहूलियात प्रोवाइड कर रहे हैं। इफरा ने राशिद को माफ कर दिया, राशिद को ख्याल रखने वाली बीवी भी मिल गई, राशिद को इसकी बेटी सना भी वापस मिल गई। यानी राशिद नेगेटिव रोल अदा करने वाला कैरेक्टर, उसे आप सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जवाद जो कि शुरू से पॉजिटिव रोल अदा कर रहा है, उसे आप यतीमों की तरह छोड़ रहे हैं। ये सब कुछ इसलिए किया गया कि एहसन खान मेन रोल अदा कर रहे थे और खरून शाहिद का मेन रोल नहीं था। अब जो इस ड्रामे की सबसे परफेक्टली एंडिंग होनी थी वो कुछ यूं है कि आप राशिद को सुनसान और वीरान जगह में पड़े रहने देते, राशिद को अपने सारे काले करतूतों की पूरी तरह से सजा मिलती और इधर आप जवाद और इफरा की शादी करवा देते। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो कसूर इस ड्रामे में जवाद का समझा जा रहा है वो कसूर जवाद का बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इफरा को जवाद ने नहीं बल्कि इसकी माँ ने कहा था कि तुम राशिद से शादी कर लो। इनफैक्ट यही मेन एक डिफरेंस है हिट ड्रामे में और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर ड्रामा मेरे पास तुम हो में राइटर और डायरेक्टर ने ये नहीं देखा कि ये हुमायूं सईद है और ये आयजा खान। जब किसी एक्टर या एक्ट्रेस को किसी किरदार में डाल दिया जाए तो फिर उन पर नहीं बल्कि उनके कैरेक्टर पर फोकस करना चाहिए। अब फरोज खान और हानिया अमर का एक ड्रामा था इश्किया के नाम से। उस ड्रामे के बाद क़यामत ड्रामा सेकंड फेमस ड्रामा है जिसकी एंडिंग भी अनकम्प्लीट छोड़ दी गई है। क़यामत ड्रामे की एंडिंग इश्किया ड्रामे की एंडिंग से कदरे बेहतर है। इश्किया ड्रामे की एंडिंग तो सुपर डुपर फ्लॉप थी। चलें, बहरहाल अगर मैं क़यामत ड्रामे में सबसे अच्छी एक्टिंग की बात करूं तो मुझे जो इस ड्रामे में सबसे अच्छी एक्टिंग लगी है वो है नीलम मुनीर और खरून शाहिद की। मुझे इस ड्रामे में एहसन खान की एक्टिंग एवरेज किस्म की एक्टिंग लगती है। अब मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आप मेरे इस पॉइंट से एग्री ना करें क्योंकि हर एक इंसान का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा ये मानना है कि एहसन खान ने इस ड्रामे में ओवर एक्टिंग की है क्योंकि एहसन खान के जो चेहरे के एक्सप्रेशन थे और एहसन खान के बोलने का अंदाज वो सिर्फ और सिर्फ ओवर एक्टिंग वाला था। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक इट एंड बाय।